हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने अपनी क्लास जहाँ से ख़त्म करी थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत बाकी था और कल हमने देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बता दिया था, तो आज हम देवेंद्र नाथ ठाकुर से फिर से स्टार्ट करते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने का जो कार्यकाल था या जीवन था वो 1817 से 1905 के बीच में था। इन्होंने 1842 ईस्वी में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और ये ब्रह्म समाज के बहुत ही चहेते और बहुत ही प्रसिद्ध कार्यकर्ता के रूप में या अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। पहले ये तत्वबोधिनी सभा से संबंध रखते थे। तत्वबोधिनी सभा एक ज्ञानवर्धनी सभा थी जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना था, लोगों को अंधकार के युग से बाहर निकालना था। ये भी बाकी विचारकों की तरह ये भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करते थे। बाल विवाह, सती प्रथा, नरबली, ऐसी जो कुप्रथाएं भारत में प्रचलित थी उनके बारे में लोगों को जागरूक करते थे कि ऐसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए। आज हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की जो नींव डाली थी इन्हीं विचारकों ने डाली थी और ये समाज कंटिन्यूअस एक वृद्धि की तरफ या प्रगति की तरफ अग्रसर है। केशव चंद्र सेन का जो जीवन था वो 1838 से 1884 के बीच में था। इन्होंने ब्रह्म समाज 1858 ईस्वी में ज्वाइन किया था। 1858 का समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? राजा राम मोहन राय हो गए, देवेंद्र नाथ ठाकुर हो गए और बाकी जो विचारक है उनसे ज्यादा भूमिका इनकी क्यों मानी जाती है? क्योंकि 1858 का जो समय था वो देखा जाए तो एक 2-3 साल तक एक अंधकार के पीरियड के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय कंपनी राज को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भीषण रूप में कत्लेआम किया, बच्चों को मार डाला, लेखकों को मार डाला। मतलब एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या किया था वो किसी भी लेखक ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भविष्य में या दुनिया की जो जनता है, पॉपुलेशन है, देश है, उनको ये पता चले कि अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने किस हद तक नरसंहार किया है। अब उस समय में केशव चंद्र सेन आते हैं या आगे आने वाले जो लेखक है, विचारक है, उपदेशक है, उन्होंने धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय शिक्षा व्यवस्था कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में थी। वो ही जैसा पढ़ते थे, जैसा लिखते थे और जैसा बोलते थे उसके आधार पर लोग जागृत होते थे, लोगों का ज्ञानवर्धन होता था। लोग पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था में सम्मिलित होते थे और वो अपने आप को इस समाज का हिस्सा मानते थे। वरना अगर किसी को जगाया ही नहीं जाएगा तो वो कैसे पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बनेगा? इनका मेन काम क्या था? इन्होंने ब्रह्म समाज को एक एजुकेशन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया और इसकी जो ब्रांचेस है अलग अलग जगह ओपन की गई, जैसे मुंबई, मद्रास, पंजाब। यहाँ पर लोग आते थे, अपने अपने विचारों को रखते थे, अपनी नई सोच को प्रदर्शित करते थे। अब इनसे गलती क्या हुई थी कि ब्रह्म समाज एक यूनिफॉर्म गॉड को प्रेस करता था, एक विचार को प्रेस करता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज में ही सभी धर्मों के विचारों को निमंत्रण दे दिया। वहां लोग आते थे, अपने अपने धर्म के विचारों को रखते थे, नई सोच डेवलप करने की कोशिश करते थे। यही इनसे गलती हो गई कि जिस संस्था ने समाज में एक विचार को प्रेरित किया था, अब लोग इस ब्रह्म समाज का उपयोग अपने स्वयं के धर्म को प्रचारित करने के लिए करने लगे। ईसाई मिशनरी आने लगे, वहां कुरान के पाठ होने लगे, गीता के पाठ होने लगे, बाइबिल लोग पढ़ने लगे। जो इन सब चीजों का विरोध में था अब वो ही सपोर्ट में आ गया। इससे केशव चंद्र सेन से ब्रह्म समाज के जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज्यादा ही नाराज हुए और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इनको आचार्य के पद से निष्कासित कर दिया। फिर इन्होंने वहां से बर्खास्त होने के बाद 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अगले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पता ना हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने नाम के अनुरूप ही थे, मतलब विद्या से परिपूर्ण। लेकिन इनके जीवन काल की एक घटना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ये बहुत ही मूर्ख किस्म के व्यक्ति थे बचपन में। तो जब ये अपने स्कूल बाल्यकाल में थे तो इनसे इनके टीचर ने बोला कि तुम एक मूर्ख बालक हो, तुमको ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये बात इनको काफी हर्ट कर गई। तो इन्होंने पूछा कि गुरुदेव क्यों मेरे को शिक्षा नहीं मिल सकती या मैं ज्ञानी क्यों नहीं बन सकता। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। जैसा आप सभी को पता होगा कि ये जो हाथ होता है इसमें लाइनें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए होती हैं, कुछ विद्या के लिए होती हैं, कुछ बच्चों के लिए होती हैं, कुछ शादी के लिए होती है, और पूरा जीवन इसी के आधार पर चलता है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष। तो गुरुदेव ने बताया कि हाथ में इस जगह पर विद्या की रेखा होती है। तो इन्होंने एक चाकू या एक जो भी नुकीली धारदार चीज है उससे अपने हाथ को उस जगह से काट दिया। काट दिया का मतलब ये नहीं कि काट के अलग कर दिया और एक लाइन बना दी। इससे इनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए, थोड़ा नाराज भी हुए। उनको ये लगा कि ये बच्चा कितना डेडिकेटेड है विद्या अर्जन के लिए। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे भी पहुंचे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों, अछूतों और शूद्रों के लिए संस्कृत कॉलेज खोले। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी और समाज को नई दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो था विधवा पुनर्विवाह। मतलब व्यक्ति की मौत के बाद या आदमी की मौत के बाद उसकी पत्नी सती प्रथा पर बैन लग चुका था। विधवाओं का जीवन बहुत ही कष्ट में बीतता था। उनको अच्छा खाने की परमिशन नहीं थी, बाहर घूमने की परमिशन नहीं थी, रंगों से उनका विचलन हो गया था, मतलब काट दिया गया था। केवल एक सफेद साड़ी पहनकर रहना था, बाल बड़े नहीं कर सकते थे, मुंडन करवा दिया जाता था। महिलाओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय समाज में बहुत ही मतलब आदर सम्मान की व्यवस्था तो थी, लेकिन महिलाओं को अधिकार न के बराबर दिए गए। अगर शूद्रों और दलितों और छूतों को से कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण होता आया है। आज भी यही चल रहा है। महिलाओं को अधिकार तो दिए गए हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर आप देखेंगे तो 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला तक का रेप हो जाता है। महिलाएं किसी भी प्रोफेशन में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा होता है, उनको अधिकार सबसे कम होते हैं। ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। गरीब महिलाओं को देखा जाए तो गरीब परिवार में क्या होता है कि महिलाएं सबसे लास्ट में भोजन करती है। पति, माता पिता, सास ससुर, बच्चे जब सब भोजन कर लेते हैं तब महिलाएं भोजन करती हैं, जिसके कारण उनका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है। शरीर में इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती है। आप सभी को पता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं का रक्त का लॉस होता है, जिसके कारण महिलाओं में कमजोरी की भावना या कमजोरी आ जाती है। तो उनका शरीर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है। महिलाओं को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट इसी दिशा में काम करने का प्रयास करती है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पास किया गया। महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को ज्यादा राशन दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आप महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। जो महिलाएं मनरेगा में काम करती हैं या अलग अलग जगह काम करती हैं, उनको अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसको फोर्टिफाइड फूड या फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। मतलब आप खाते रहिए तो आपकी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन क्या आपका न्यूट्रिशनल नेसेसिटी या जो किसी भी भोजन में पौष्टिकता या जो मिनरल्स होते हैं वो नहीं मिलते। इस दिशा में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। और इसमें समाज का रोल या परिवार का रोल
बड़े बूढ़ों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी महिला कर्मचारी को मैटरनल लीव भी देती है 6 महीने की। वो आप कभी भी ले सकते हैं, मतलब आपके बच्चा होने से, मतलब महिलाओं के बच्चा होने से पहले से बाद तक जो पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। इन्होंने ब्राह्मणों के संस्कृत के एकाधिकार को चुनौती दी, विधवा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पास किया गया। ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे और कभी भी किसी भी गरीब या भिखारी को देखते थे तो उसे अपना कोट या कंबल दे देते थे। तो हार्डली ही इनके पास कभी गर्म कपड़े रहते होंगे। तो ये 3 या 4 जो समाज सुधारक हैं, इन्हीं के द्वारा जो नियमों को चुनौती दी गई, उन्हीं के कारण आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज ऐसा है, आज ऐसा है। आज हमें नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, या कुछ लोग हैं जो है वो किताबों का अध्ययन नहीं करते। अगर आप पहले की कुरीतियों को या बुराइयों को देखें, सभी चीजें बुराई नहीं थी, सभी चीज जो प्रथाओं में बुराइयां नहीं थी। जैसे मैं कुछ चीजों को स्पेसिफाई करना चाहूंगा। जैसे पहले आप सभी ने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, मुझे याद नहीं आ रहा, पीरियड्स के ऊपर थी या सैनिटरी पैड के ऊपर थी। उसमें क्या बोलता था कि महामारी के दौरान या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को टच नहीं किया जाता था, या महिलाएं सभी कामों से अलग रहती थी और 5 दिन तक कोई काम नहीं करती थी। अब कुछ चीजों में क्या होता है कि इसको वुमेन फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से भी जोड़कर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे सैनिटरी पैड्स आगे बढ़े, महिलाओं को मतलब अपवित्र नहीं घोषित किया गया। अब कई चीजों को क्या होता है कि साइंस के आधार पर ना जोड़कर उसको डर के आधार पर, डर का बिजनेस बना लिया जाता है। जो पहले के विचारक थे वो जानते थे कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो हमेशा शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखता है। शक्ति के दम पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। इसीलिए महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे महावारी या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को टच नहीं किया जाएगा, उन्हें अपवित्र माना जाएगा। ये एक भ्रम था और ये एक डर भी था कि क्या बोलते हैं उसको, पीरियड्स के दौरान जो महिला होती है वो अपवित्र होती है, उसे टच नहीं करना चाहिए, इससे अपवित्रता फैलती। जिसका मेन उद्देश्य ये था महिलाओं को 5 दिनों तक रेस्ट मिल सके। अब महिलाओं को 5 दिनों तक रेस्ट मिलेगा तो वो थोड़ा सा मजबूत होंगी, क्योंकि खाद्य पदार्थ या पौष्टिकता की महिलाओं को आपूर्ति नहीं हो पाती थी। अब जैसे बच्चा होता है, कोई प्रेग्नेंट महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद एक महीने या 2 महीने का पीरियड होता है जिसको सोवर बोलते हैं, शायद सोवर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि महिलाओं को एक कमरा अलग से अलॉट कर दिया जाता है, एक जगह अलॉट कर दी जाती है जिसमें महिला मतलब जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो वहीं पर रेस्ट करेगी 1.5-2 महीना, उसको कोई टच नहीं करेगा, पति उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, इस चीज का डर जो है या भ्रम है या अंधविश्वास है तोड़ा गया। अब महिलाओं को सैनिटरी पैड यूज करके ड्यूटी जाना, काम पर जाना अलाउड है। और प्रेगनेंसी के बाद जो महिलाएं होती हैं वो भी, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद अगर सिजेरियन नहीं हुआ है तो वो महिलाएं ऑफिस जाना स्टार्ट कर देती हैं। जिसके कारण अगर आज आप देखेंगे तो महिलाओं में काफी ज्यादा पेट से संबंधित बीमारियां भी होने लगी हैं। अब अगर इस चीज को इससे जोड़ के देखा जाए तो जो डर के कारण महिलाओं को छुट्टी की व्यवस्था की गई थी कि 2 महीने तक टच नहीं किया जाएगा, उससे महिला का शरीर, एक स्त्री का शरीर वापस उसी रूप में आ जाता था। अब आज अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट इस चीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। महिलाओं में बढ़ती हुई बीमारी के कारण गवर्नमेंट उनको मैटरनल लीव 6 महीने की देने लगी है। अब तो पीरियडिक लीव भी का भी प्रस्ताव चल रहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान 5 दिनों की लीव भी दी जाए।
तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था का पुरानी होना गलत होने का आधार नहीं होता है, उसका समाज पर, समाज के कमजोर वर्गों पर, शोषितों पर किस प्रकार लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।